ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। हमने क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स को डिस्कस कर लिया है इस वाली वीडियो में। अब बारी आ जाती है चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की। चैप्टर में दो तरह के क्वेश्चन आंसर्स हैं। इंटेक्स्ट यानी कि जो चैप्टर के बीच में दिए होते हैं उनको इस वाली वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। बचेंगे चैप्टर एंड यानी कि एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है, उनकी अलग से वीडियो बनाई गई होगी, उनका लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर चैप्टर वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को करना तो इजीली क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आ जाएंगे। इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स के इंटेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से। एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स के इंटेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले पेज नंबर 18 पर एक क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कहा गया है यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब। भाई 3 टेस्ट ट्यूब हमें दी गई है। इन शॉर्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर है, दूसरी में एसिड है, तीसरी में बेस है। ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब हैं, डिस्टिल्ड वाटर, एसिड और बेस तीनों में दिए गए हैं हमें। इसके बाद एक रेड लिटमस पेपर हमको दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इस रेड लिटमस पेपर का यूज करके हमें बताओ कौन से में डिस्टिल्ड वाटर है, कौन से में एसिड है और कौन से में बेस है। तो बहुत सिंपली सबसे पहले क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर लेके तीनों जो टेस्ट ट्यूब हमें दी गई हैं एक एक करके टर्न बाय टर्न उनमें हम रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे। अब जो भी बेस होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। तीनों में एक एक करके करेंगे। जो बेस में हम जब डिप करेंगे रेड लिटमस पेपर को बेस वाली टेस्ट ट्यूब में, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड से ब्लू में वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, लाइन टू लाइन हमें लिख देना है। द सॉल्यूशन विच टर्न रेड लिटमस टू ब्लू विल बी अ बेसिक सॉल्यूशन। जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा वो हमारा एक बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। उस टेस्ट ट्यूब पे हमें लिख देना है और टेस्ट ट्यूब को एक साइड में रख देना है। अब हमारे पास क्या चीजें बची हैं, सबसे पहले रेड लिटमस पेपर था, ब्लू सॉल्यूशन में डिप करने पर वो ब्लू हो गया। ठीक है, रेड लिटमस से वो ब्लू में चेंज हो जाता है। उसके बाद हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब बची हैं, एक में डिस्टिल्ड वाटर है, दूसरे में एसिड है। अब फिर से हमें दोनों टेस्ट ट्यूब में जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर है उसको एक एक करके डिप करना है। भाई पहले में डिप करेंगे। मान लो पहले वाली जो टेस्ट ट्यूब है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देती है। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कौन चेंज करता है, भाई एसिड करता है। ये मैंने आपको चैप्टर में बताया था। द सॉल्यूशन विच टर्न द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड विल बी एसिडिक सॉल्यूशन। अगर ब्लू को रेड में चेंज कर देगा टेस्ट ट्यूब में जो भी सॉल्यूशन है वो अगर कर देगा तो वो हो जाएगा हमारा एसिड। और जो सॉल्यूशन हमारा रेड लिटमस पेपर को डिप करने पर रेड ही रहने देता है या फिर ब्लू लिटमस पेपर को ब्लू ही रहने देता है वो डिस्टिल्ड वाटर हो जाएगा। द सॉल्यूशन विच हैज नो इफेक्ट ऑन एनी लिटमस पेपर विल बी वाटर। जो रेड और ब्लू लिटमस पेपर पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा वो हो जाएगा डिस्टिल्ड वाटर। क्वेश्चन नंबर 1 एक ही क्वेश्चन आता है पेज नंबर 18 पर, हमने कर लिया है कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे पेज नंबर 22 की। इस पेज नंबर 22 पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। कर्ड यानी कि दही खट्टी होती है और सोर सब्सटेंसेस यानी कि खट्टे सब्सटेंसेस जो भी होते हैं उनको ब्रास या फिर कॉपर के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए ये हमें बताना है। आंसर में लिखेंगे भाई कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस आर एसिडिक इन नेचर विच कैन रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म पॉइजनस मेटल कंपाउंड विच कैन कॉज फूड पॉइजनिंग एंड अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली। जो भी खट्टी चीजें होती हैं, कर्ड होती है, कर्ड भी खट्टी होती है। खट्टी चीजें क्या होती हैं, खट्टी चीजें एसिड होती हैं। ठीक है, खट्टी चीजों में एसिड होता है। तो जो भी खट्टी चीजें हम ब्रास या फिर कॉपर में डालेंगे वो मेटल के साथ, ब्रास या फिर कॉपर के साथ रिएक्ट करके पॉइजनस मेटल कंपाउंड बना लेती है। और जब हम उसको खाएंगे तो वो हमारी हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है, उससे हम बीमार हो सकते हैं। इसीलिए कभी भी ब्रास और कॉपर में कर्ड या फिर कोई भी खट्टी चीज हमें नहीं रखनी चाहिए। इस तरह के बर्तनों में हमें कोई भी खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का बहुत सिंपल सा आंसर हमने कर दिया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल एक्सिलरेट विद एन एग्जांपल। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। जब मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो भाई कौन सी गैस इवॉल्व होती है, कौन सी गैस निकलती है, इसको हमें एग्जांपल देकर समझाना है। और जो भी गैस निकलती है उसको हम टेस्ट करके कैसे चेक करें कि जो गैस है, जो भी गैस निकलती है वो कौन सी है, उसको हमें टेस्ट भी करना होगा।
सबसे पहले जब भी मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो निकलने वाली गैस होती है हाइड्रोजन। तो एक लाइन में लिखेंगे हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द मेटल। अब एग्जांपल देकर हमें समझाना है, तो एग्जांपल के लिए हमें एक सेटअप लगाना होगा इस तरह का। हमें सबसे पहले एक फ्लास्क लेना है, फ्लास्क के अंदर HCl डाल देंगे और उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स मेटल को ऐड कर दिया जाएगा। HCl और जिंक एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और उसमें से गैस निकलेगी। जो भी गैस निकलेगी वो हाइड्रोजन होगी। हाइड्रोजन गैस को एक पाइप के थ्रू हम पास करेंगे सोप वाटर से। सोप वाटर में जब हाइड्रोजन गैस जाएगी तो वो गैस पैक हो जाएगी बबल्स के अंदर। बबल्स के पास जब हम बर्निंग कैंडल लेकर आएंगे तो हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी होती है कि वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, ठीक है। तो जो भी गैस है अगर वो पॉप साउंड के साथ बर्न होगी तो ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई वो हाइड्रोजन गैस ही है, ठीक है। सिंपल है ना। इस तरह का सेटअप हमें बनाना होगा। अब हम लिखना भी पड़ेगा, एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, द बबल्स बर्न विद पॉप साउंड है। जब हम बर्निंग कैंडल इन बबल्स के पास लेकर आएंगे तो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन ही है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमने कर दिया कंप्लीट। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस, द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। हमारे पास एक मेटल कंपाउंड है, वो रिएक्ट करता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है। दो चीजें हैं हमारे पास, HCl है और मेटल कंपाउंड है। दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और उनमें से रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट में एक ऐसी गैस बनती है जो जलती हुई कैंडल को, ठीक है, जलती हुई कैंडल को एक्सटिंग्विश यानी कि बुझा देती है। हमें उस गैस के बारे में बताना है और जो भी ये रिएक्शन हुआ है इस रिएक्शन की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी हमें लिखनी पड़ेगी। और जो भी प्रोडक्ट बनता है उसमें एक प्रोडक्ट कैल्शियम क्लोराइड भी होता है भाई। तो बहुत सिंपल, सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि जो मेटल कंपाउंड हमारे पास है जो HCl के साथ रिएक्ट करता है वो कौन सा है, तभी हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख पाएंगे। तो आंसर में लिखेंगे एज द एंड प्रोडक्ट इज कैल्शियम क्लोराइड। ये तो हमें दिया गया है कि भाई एंड प्रोडक्ट जो है वो कैल्शियम क्लोराइड बनता है। कैल्शियम क्लोराइड कब बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ में वाटर बनता है। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख देंगे CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा HCl के साथ। रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि वाटर। जो यहां पर गैस है CO2 ये जलती हुई कैंडल को बुझा देती है। जो भी हमारा मेटल कंपाउंड A है उसके बारे में आपने ध्यान रखना है, वो होता है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और जो गैस बनती है वो है CO2। सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमने कर दिया है कंप्लीट। पेज नंबर 22 के 3 ही क्वेश्चन आते हैं, तीनों के तीनों कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं पेज नंबर 25 पर। पेज नंबर 25 पर पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है। क्वेश्चन में कहता है व्हाई डू HCl HNO3 शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन व्हाइल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। जो भी HCl है और HNO3 है ये एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिक नेचर शो करते हैं, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल एसिडिक नेचर शो नहीं करते हैं। बहुत सिंपल सा आंसर होगा भाई, एसिडिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाइड्रोजन प्लस आयंस एक्वस सॉल्यूशन में। तो आंसर में लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक कैरेक्टर। मैंने एक लाइन में आपको बता दिया कि भाई हाइड्रोजन प्लस आयंस हैं ये एसिडिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। HCl और HNO3 गिव हाइड्रोजन प्लस आयंस इन वाटर। जो HCl है और HNO3 है ये वाटर में हाइड्रोजन प्लस आयंस होते हैं, इसीलिए इनका कैरेक्टर एसिडिक होता है। व्हाइल अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट गिव हाइड्रोजन प्लस आयंस इन वाटर। जो हमारे अल्कोहल और ग्लूकोज हैं वो वाटर में हाइड्रोजन प्लस आयंस नहीं देते हैं, तो इसीलिए अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। इसीलिए हाइड्रोजन प्लस आयंस नहीं देते हैं वाटर में, इसीलिए अल्कोहल और ग्लूकोज जो है इनका कैरेक्टर एसिडिक नहीं होता है। सिंपल सा आंसर हमने लिख दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें है व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उनमें से पास हो जाती है।
क्यों हो जाती है भाई? क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन प्लस आयंस होते हैं। अगर किसी भी सब्सटेंस में आयंस होते हैं तो उसमें इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। यही हमें आंसर में लिख देना है। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। भाई एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयंस इन इट। क्योंकि उसमें चार्ज पार्टिकल होता है, हाइड्रोजन प्लस आयंस होते हैं, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एसिड्स में पास हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी सिंपल सा आंसर हमारा हो जाता है कंप्लीट। इसी पेज नंबर 25 का नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। हमारे पास ड्राई HCl गैस है और ड्राई लिटमस पेपर है। अगर ड्राई HCl को ड्राई लिटमस पेपर पर डाला जाता है, ड्राई HCl गैस को ड्राई लिटमस पेपर पर डाला जाता है तो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोजन प्लस आयंस एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर में मिलते हैं। तो ड्राई में जो भी हमारा ड्राई HCl गैस है और ड्राई लिटमस पेपर है, वाटर की एब्सेंस है तो वो एसिडिक नेचर शो नहीं करते हैं। इस बात को आपने ध्यान रखना है, इसी को आंसर में लिख देना है। ड्राई HCl डज नॉट गिव हाइड्रोजन आयंस है, देयरफॉर डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। ड्राई HCl जो है वो हाइड्रोजन प्लस आयंस नहीं देता है, इसीलिए लिटमस पेपर का कलर भी चेंज नहीं होगा। एक लाइन में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। इसमें है व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इट इज रेकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। भाई हमेशा रेकमेंड किया जाता है, जब मैं चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा था वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि हमेशा हमें वाटर को नीचे रखना चाहिए, उसके बाद ऊपर से एसिड उसमें ऐड करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई अगर हम इसका उल्टा करेंगे, एसिड को हमने नीचे रख दिया, ऊपर से हम वाटर डालेंगे। अगर हमने इसका उल्टा कर दिया ना, तो जब हम वाटर को एसिड में ऐड करते हैं तो एसिड में बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है और इस हीट जनरेट होने की वजह से जो एसिड है ना वो स्प्लैश हो जाएगा। वो हमारे चेहरे पर भी आ सकता है, स्प्लैश होके हमारे कपड़ों पर भी आ सकता है, हमारे हाथों पर भी आ सकता है, जिससे हमें एसिड बर्न्स हो जाएंगे, हमारी स्किन को जला देगा। इसीलिए समझदारी क्या होती है, पानी को नीचे रखो, धीरे धीरे करके एसिड उसमें ऐड करना चाहिए और जो वाटर है उसको मिक्स भी हमें करते रहना चाहिए। खुद से कभी भी घर पे ये ट्राई नहीं करना है भाई, स्कूल में एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे, वहीं पर आपने ये चीजें करनी है। सो आंसर में भी यही चीज हम लिख देंगे, बिकॉज इफ वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड टू डाइल्यूटेड। कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने के लिए अगर हम एसिड में वाटर डालेंगे देन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होगी इस रिएक्शन में। दिस एक्सप्लोसिव हीट कैन स्प्लैश द एसिड ऑन फेस क्लॉथ एंड कॉज एसिड बर्न्स। इस हीट की वजह से जो एसिड है वो स्प्लैश होगा, वो फैलेगा और हमारे फेस पे भी आ सकता है, हाथों पे भी आ सकता है या फिर कपड़ों पर भी आ सकता है और हमें जला सकता है। इसीलिए हमेशा ध्यान क्या रखना है कि जब भी हमें डाइल्यूट करना हो एसिड को तो वाटर में एसिड को ऐड करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। अभी 2 क्वेश्चन बचे हैं इसी पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड। हमारे पास एसिड है, अगर हम उस एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हाइड्रोनियम आयंस पर क्या अफेक्ट होता है, हाइड्रोनियम आयंस के कंसंट्रेशन पर क्या अफेक्ट होगा। भाई कभी भी किसी एसिड को जब हम डाइल्यूट करते हैं तो हाइड्रोनियम आयंस जो है ना वो डिक्रीज होते हैं, कम होते हैं। डाइल्यूट करने पर कम होते हैं, कंसंट्रेटेड करने पर इंक्रीज होते हैं। दोनों चीजें मैंने बता दी। तो आंसर में हमें बताना है कि डाइल्यूट करने पर क्या होता है। आंसर में लिख देंगे ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस इन इट डिक्रीजेज। हाइड्रोनियम आयंस डाइल्यूट करने पर डिक्रीज यानी कि कम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का एक लाइन में आंसर हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 25 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। भाई हमारे पास एक सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम बहुत ज्यादा बेस ऐड कर देते हैं, बहुत ज्यादा बेसिक ऐड कर देते हैं, तो हाइड्रोक्साइड के जो आयंस हैं उनके कंसंट्रेशन पर क्या अफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहली बात, जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो पहले से एक बेस है। अगर हम एक बेस में और ज्यादा बेस सब्सटेंस ऐड कर देंगे तो हाइड्रोक्साइड के आयंस का कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा।
ठीक है, यही हमें आंसर में लिखना है। एडिशन ऑफ एन एक्सेस बेस टू सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस एडिशन ऑफ मोर हाइड्रोक्साइड आयंस है। बेस ऐड करने का मतलब होगा कि हम उसमें हाइड्रोक्साइड के और आयंस ऐड कर रहे हैं। हाइड्रोक्साइड के और आयंस ऐड करने से क्या होगा, दिस विल इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन नंबर 25 के सारे 6 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं कंप्लीट। आते हैं अब नेक्स्ट हम पेज नंबर 28 पर। इस पे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6 एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज बी इज 8, विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, विच ऑफ दीज इज एसिड एंड विच वन इज बेसिक। हमारे पास दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए जिसका पीएच 6 है, सॉल्यूशन बी जिसका पीएच 8 है। किसमें हाइड्रोजन प्लस आयंस ज्यादा होंगे और कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, हमें यह बताना है। भाई 7 पर न्यूट्रल होते हैं, 7 से कम वाले पीएच जो होगा वो एसिड होते हैं, 7 से ज्यादा पीएच वाले का बेस कहा जाता है। बहुत सिंपल, मैंने आपको बताया था पीएच के बारे में जब हमने पढ़ा था चैप्टर वाली वीडियो में, तो उसी से रिलेटेड हमारा यह क्वेश्चन आता है। इजीली आंसर सबसे पहले तो हमें यह बताना है कि जो भी हमारा ए और बी सॉल्यूशन है, हाइड्रोजन आयन से किस में ज्यादा होंगे। जिसका पीएच कम है उसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं। सॉल्यूशन ए जिसका पीएच 6 है तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन ए हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जिसका पीएच कम है 6 है सॉल्यूशन ए का, उसमें हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। उसके बाद हमें बताना है सॉल्यूशन ए एसिडिक है या फिर बेसिक। भाई 7 से कम है सॉल्यूशन ए का पीएच तो हम कहेंगे सॉल्यूशन ए इज एसिडिक, और सॉल्यूशन बी जो हमारा है उसका पीएच कितना है 8, यानी कि 7 से ज्यादा है तो हम कहेंगे सॉल्यूशन बी इज बेसिक। बहुत सिंपल सा आंसर हमने लिख दिया। आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर इसी पेज के, व्हाट अफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। हाइड्रोजन प्लस आयंस जो होते हैं वो सॉल्यूशन के नेचर को किस तरह से अफेक्ट करते हैं। आंसर बहुत सिंपल होगा, मोर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयंस हायर द एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर ज्यादा हाइड्रोजन प्लस आयंस होंगे तो एसिडिक नेचर होगा। सिंपल सी बात है, ये एक लाइन हमें लिखनी होगी इसके आंसर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें है, डू बेसिस सॉल्यूशन हैव हाइड्रोजन प्लस आयंस, इफ यस देन व्हाई दीज आर बेसिक। हमें यह बताना है कि भाई जो बेसिस होते हैं क्या उनमें हाइड्रोजन प्लस आयंस होते हैं। अगर होते हैं तो फिर वो बेसिक कैसे हुए, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस आयंस तो किसमें होते हैं, एसिड्स में होते हैं। हमने ये पढ़ा है, वैसे डिटेल मैंने बहुत अच्छी तरह से चैप्टर वाली वीडियो में बताया था कि जो भी हमारे बेसिस होते हैं उसमें हाइड्रोजन प्लस आयंस होते हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। ज्यादा क्वांटिटी में हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं जिस जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सब्सटेंस के बेसिक नेचर के लिए। यही चीज हमें यहां पर लिखनी है। बेसिक सॉल्यूशन हैव हाइड्रोजन प्लस आयंस। बेसिक सॉल्यूशन जो है उसमें हाइड्रोजन प्लस आयंस होते हैं, बट दीज आर लेस इन नंबर्स देन हाइड्रोक्साइड आयंस। बट ये बहुत कम संख्या में होते हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयंस। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक नेचर। और जो हाइड्रोक्साइड आयंस की क्वांटिटी ज्यादा है वो बेसिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया है कंप्लीट। अभी एक क्वेश्चन और बचा है पेज नंबर 28 का। उसमें दिया गया है हमें यहां पर, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम और चौक। भाई जब पीएच लेवल, जो हमारा पीएच लेवल होता है, जो हमारी मिट्टी है उसका पीएच लेवल कम हो जाता है तो फार्मर क्या करते हैं, मिट्टी में जो है ना वो क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चौक यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, इन तीनों चीजों में से किसी एक चीज का यूज करते हैं। पीएच लेवल जो मिट्टी का कम हो गया है, इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज ऐड करने पर पीएच लेवल जो है वो बढ़ जाता है, और पीएच लेवल कम होने पर फसल नहीं होगी। ठीक है, जो हमारी फील्ड में हरी भरी फसल होती है, अगर पीएच लेवल बहुत कम है तो फसल हमारी सही तरह से नहीं होती है। अगर पीएच लेवल को हम इंक्रीज कर देते हैं तो फसल हमारी आसानी से बढ़िया पैदावार होती है। तो यही आंसर में हमें लिखना है, इफ द सॉइल इज टू एसिडिक। अगर हमारी सॉइल बहुत एसिडिक है तो उस एसिडिक को हमें उसके पीएच को इंक्रीज किया जाता है ताकि जो भी हमारे खेती है वो अच्छी तरह से हो जाए। तो इफ द सॉइल इज टू एसिडिक देन इट इज ट्रीटेड विद मिनरल्स, तो उसको ट्रीट किया जाता है मिनरल्स से। तीनों मिनरल्स का नाम क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, कौन कौन से हैं, क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम एंड
चौके ये डाला जाता है मिट्टी में, उसका पीएच लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है, जिससे फसल बहुत अच्छी हो जाती है। पेज नंबर 28 के सभी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं कंप्लीट। अब नेक्स्ट बारी आ जाती है पेज नंबर 33 की। इस पर आते हैं टोटल 5 क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl। हमें कॉमन नेम बताना है CaOCl2 का। भाई CaOCl का केमिकल नेम बताता हूं तुम्हें, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। लेकिन इसका कॉमन नेम हमसे पूछा है तो भाई कॉमन नेम हमें बताना होगा। कॉमन नेम हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। जो चीज पूछी है वो आंसर आपको करनी है, ठीक है। अगर आपसे पूछा है कॉमन नेम और आपको इसका केमिकल नेम लिख कर आ गए तो भाई नंबर नहीं मिलेंगे इस तरह से, ठीक है। जो चीज पूछी जाए सटीकता से उसी का आंसर आपने करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें है नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। ऐसे सब्सटेंस का हमें नाम बताना है जिसको क्लोरीन के साथ ट्रीट करके ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। तो भाई कौन सा सब्सटेंस होता है वो, स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ ट्रीट किया जाता है जिससे ब्लीचिंग पाउडर हमारा बन जाता है। पेज नंबर 33 के 2 क्वेश्चंस के आंसर हमने इस पेज पर कर लिए। अभी 3 क्वेश्चन और बचे हैं, उनके लिए मूव करते हैं गाइस। सबसे पहले यहां पर आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया गया है नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हमें सोडियम कंपाउंड बताना है जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बना देता है। तो सोडियम कार्बोनेट होता है यार, चैप्टर वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है व्हाट विल हैपन इफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। हमें बताना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने पर क्या होता है और इसकी जो केमिकल रिएक्शन वाली इक्वेशन है वो भी हमें लिखनी होगी। तो भाई सिंपल, सबसे पहले आंसर में हम लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीटिंग गिव्स सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड H2O। 3 चीजें होती हैं भाई। जो भी हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, CO2 गैस और H2O हमें मिलता है। इसकी केमिकल इक्वेशन लिख देते हैं। इसमें आ जाएगा हमारा NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हीट करेंगे तो बनेगा Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, H2O यानी कि वाटर और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है क्या ये? अगर नहीं है तो इस इक्वेशन को बैलेंस करके बताना क्या होगी कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने लिख दी है। नेक्स्ट पेज नंबर 33 और इंटेक्स्ट का लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहा गया है राइट द इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। POP जिसकी फुल फॉर्म होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर का रिएक्शन हमें बताना है। केमिकल इक्वेशन हमें लिखनी है तो डायरेक्ट केमिकल इक्वेशन लिख देंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है हमारा CaSO4 इंटू में हाफ H2O। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है। कितने वाटर के साथ? 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है। तो हमारे पास बनता है CaSO4 इंटू में 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। CaSO4 और 2 मॉलिक्यूल बनते हैं रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट में H2O यानी कि वाटर के। ये होता है हमारा रिएक्शन प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर का। चैप्टर वाली वीडियो में भी बताया है, क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में भी मैंने बता दिया है आपको। इसी पेज नंबर 33 के लास्ट क्वेश्चन के साथ हमारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। उम्मीद करता हूं सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। जितने भी नए स्टूडेंट्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह से क्लास 10th के एजुकेशनल वीडियोस चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा चैप्टर जो हमारा है एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स हैं उसके चैप्टर वाली वीडियो, चैप्टर के अलावा जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन वाली वीडियो ये हो गई। अब एक्सरसाइज जो चैप्टर एंड में हमारे क्वेश्चंस आते हैं उनकी भी अलग से वीडियो बनाई गई है। सभी वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देखना और अच्छी तरह से समझ लेना। इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।